बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बर्नौली इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और फिर टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाया हूँ। आप उस लेक्चर को तरतीब के साथ सुनेंगे ना तो फिर आपको इस लेक्चर का मज़ा भी आएगा कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, लैमिनर, टर्बुलेंट। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ आए हैं। आज हम बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, बर्नौली साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक फैमिली का सर नेम है। यानी कि जिस तरह मेरा नाम है ना मुबशिर अहमद, तो अहमद ये सर नेम है। तो बिल्कुल इसी तरह ये तीन भाई थे, जॉन बर्नौली, जैकब बर्नौली और डैनियल बर्नौली। तो ये एक फैमिली का सर नेम है। तो बहरहाल उस फैमिली में से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डैनियल बर्नौली। 1738 के अंदर 1738 के अंदर एक साइंटिस्ट था डैनियल बर्नौली। उसने अपनी एक बुक लिखी हाइड्रोडायनामिका। उस बुक के अंदर उसने ये रिलेशन प्रोवाइड किया प्रेशर का, एनर्जी का और हाइट का क्या रिलेशन है। तो मैं इंशाल्लाह, मैंने आपको याद है ना जिस तरह पिछले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाया था, तो मैंने उधर भी ये बात कही थी कि मैंने आपको एंड पे डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन है वही तो उसकी डेफिनेशन है। बिल्कुल उसी तरह बर्नौली इक्वेशन की पहले हम डायग्राम बनाएंगे, इसको प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद डेफिनेशन मैं एंड पे बताऊंगा। नो डाउट कि आपने पेपरों में वो सबसे पहले ही लिखनी है, लेकिन मैं आपको एंड पे डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ताकि आपको उसकी समझ आ जाए अच्छे तरीके से। तो आज हम इंशाल्लाह बर्नौली इक्वेशन की डेप्थ में, डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या चीज़। 1738 डैनियल बर्नौली, हाइड्रोडायनेमिका बुक का नाम है। बच्चे याद रखिएगा, आपको याद है पिछले ही शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सप्लाई होता है। तो बर्नौली इक्वेशन के अंदर आपने एमसीक्यूज याद रखना है। बर्नौली इक्वेशन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है। ये एमसीक्यूज आता है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जी, अब इसकी डेफिनेशन तो मैं एंड पे बताऊंगा, जरा इसकी डायग्राम देखिएगा। तो जी बेटा, ये मेरे पास एक पाइप है, एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया का, यानी कि ऊपर से आपने पाइप का मुंह थोड़ा सा बड़ा रखना है, एरिया उसका ज़्यादा होना चाहिए, और लोअर एंड से उसका एरिया थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो ये है बेटा एक पाइप, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक अदद पाइप बना दी है। तो ये इसका अपर एंड है और ये इसका लोअर एंड है। ये मैं एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं जिसको आप ग्राउंड कह लें। दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, ग्राउंड का। ज़मीन हो सकती है ना, तो ये अर्थ जो है ना आपकी, जो ग्राउंड है, ज़मीन है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। अब बच्चे जरा आपने गौर से सुनना है, ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है, ठीक हो गया। अपर एंड का जो एरिया होगा ना उसको मैं नाम दूंगा A1 का। मैं आपको लेक्चर के आखिर में या दरमियान में ना क्लोज अप व्यू दे दूंगा, तो आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। अपर एंड का एरिया A1 है और लोअर एंड का एरिया A2 है, ठीक है। अपर एंड की जो हाइट है ना ग्राउंड से लेके, तो बच्चे वो हाइट है जी H1, दिस हाइट इज H1। और लोअर एंड की जो हाइट होगी दिस इज H2। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, अक्सर बच्चे कहते हैं सर कि ये हाइट अर्थ की इस पाइप से है, क्या यहां तक है या यहां तक है? ये तो फिर अपर एंड की हाइट अलग अलग होगी। बच्चे ये आपको डायग्राम में दिखाया गया, मैं आपका जवाब पहले ही दे देता हूं। असल में ये आइडियलाइज आपको करके दिखाया गया है। असल में ये पाइप एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया का ना, ये पाइप का मुंह है, तो आपने हाइट उसके सेंटर से ही लेनी है। क्योंकि हम तो इधर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये अर्थ से लेके यहां तक हाइट अलग है, फिर इसका मतलब है यहां तक की हाइट ज्यादा होगी। नहीं नहीं, ये आपको सिर्फ डायग्राम में ऐसे दिखाया गया है। हकीकत में इसका जो एरिया होता है ना वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना आप कंसीडर कर रहे हैं।
बात समझ आ रही है? तो हकीकत में ये हाइट सेम ही होती है तकरीबन, यानी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हाइट सेम ही है, ठीक है। तो एरिया A1 अपर एंड का, लोअर एंड का एरिया A2, अपर एंड की हाइट H1, लोअर एंड की हाइट H2, ठीक हो गया जी। अब अपर एंड के अंदर ये जो पानी आएगा ना, इसको पीछे से आने वाला जो फ्लूइड है, पीछे से आने वाला जो पानी है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, दिस इज P1। अब ये एक लिक्विड की लेयर मैं मान लेता हूं, ठीक है। जब इसको पीछे से प्रेशर लगेगा तो ये पिछली लेयर अगली लेयर को प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो ये लेयर कुछ फासला तय करेगी, जिसको मैं कह देता हूं जी यहां से लेके यहां तक, दिस इज डेल्टा X1। यानी कि पानी की लेयर ने, ये पानी की लेयर आगे को मूव की ना, जाहिर बात है इसको कोई फोर्स आके लगी है, ये प्रेशर लगा है, पिछली लेयर अगली लेयर पर फोर्स लगाएगी, प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो इसको मैं क्या कहूंगा, डेल्टा X1। अच्छा जरा गौर कीजिएगा कि यहां पे एरिया ज्यादा है, तो यहां पर पानी की स्पीड थोड़ी सी कम होगी, और यहां पर एरिया कम है और स्पीड ज्यादा होगी। एरिया और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है। अगर आपको इस चीज का नहीं ना पता तो इसका मतलब है फिर आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला लेक्चर सुना ही नहीं है। पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को गौर से समझे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, उसके बाद इस लेक्चर पे आए, बात समझ रहे। तो यहां पर पानी की स्पीड थोड़ी सी कम होगी क्योंकि एरिया ज्यादा है, यहां पे एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा है। तो बच्चे इस एंड पे पानी की जो स्पीड है ना उसको मैं कहूंगा V1, और ये जो लोअर एंड पे पानी की स्पीड है इसको मैं कहूंगा जी दिस इज V2, दिस इज V2। अच्छा अब पानी की लेयर ने यहां से लेके यहां तक कितना फासला तय किया जी, डेल्टा X2। अब यहां पर जो बात नोट करने वाली है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये अपर एंड पे पिछली लेयर अगली लेयर को फोर्स लगाती है, यानी कि जिधर को फ्लूइड मूव कर रहा है उधर कोई फोर्स लग रही है, तो दोनों चीजें पैरेलल है, एंगल जीरो होगा, अभी मैं प्रूफ में समझाऊंगा भी आपको। लेकिन जो लोअर एंड पे है ना, अगली नो डाउट के पानी की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसने निकलना बाहर को ही है, जाहिर बात है एरिया कम है ना, एरिया कम है, स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगली लेयर यानी कि वर्क डन अहीड, अहीड कहते हैं आगे आगे वाली लेयर को, यानी कि ये जो आगे वाली लेयर है ना, ये पिछली लेयर पर एक फोर्स लगाती है, तो जिसको हम प्रेशर का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड P2, यानी कि वो P2 प्रेशर इनवर्ड लगेगा, दिस इज द प्रेशर P2। अब देखें आप कहेंगे सर अगर प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है तो फिर ये पानी बाहर कैसे निकल रहा है भाई? बच्चे मैं आपको बता रहा हूं कि एरिया कम है ना, एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा है, निकलना उसने बाहर ही है पानी ने, लेकिन ये प्रेशर इनवर्ड लग रहा है, यानी कि प्रेशर इनवर्ड का मतलब है फोर्स इनवर्ड लग रही है, पानी मूव करना चाह रहा है इधर को, यानी कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स इनवर्ड है, ये एंटी पैरेलल बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा, यानी कि अपर एंड पे एंगल कितना बनता है, अपर एंड पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। मैं अभी बताता हूं ये 0 डिग्री किसके दरमियान है, W इज इक्वल टू F डॉट D, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। यानी कि देखे ना पानी इधर को आना चाह रहे हैं, फोर्स भी पीछे को लग रही है, आप कहेंगे सर फोर्स तो लिखा ही नहीं आपने, और भाई ये जो प्रेशर लग रहा है, जिस तरफ प्रेशर लगेगा उधर कोई फोर्स लगेगी। अब पानी डिस्प्लेसमेंट आगे को, पानी आगे को जाना चाह रहा है, प्रेशर इधर को लग रहा है, यानी कि फोर्स इनवर्ड लग रही है, तो इधर फिर लोअर एंड पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा ये तो होगी डायग्राम। तो आपकी बुक में इधर लिखा होगा डेल्टा M, यानी कि इधर M1 M2 नहीं आएगा, डेल्टा M का मतलब है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो अप्लाई हो रहा है, उसके साथ साथ इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी अप्लाई होता है, यानी कि मैस कंजर्व रहता है। और ये जो फ्लूइड हम लेते हैं ना, दिस इज आइडियल फ्लूइड। तो बच्चे आपको इक्वेशन याद है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको याद होगा, आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अब इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 4 बच्चे क्या था, यानी कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, W इज इक्वल टू डेल्टा E। तो इस चेंज इन एनर्जी को, ये मैकेनिकल एनर्जी है ना, तो आपको पता है ना मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बड़ी तवज्जो से आप लोग इस चीज़ को देख लें जी। यानी कि पहले मैंने क्या लिखा, ये मुझे कैसे पता चला W इज इक्वल टू डेल्टा ई। बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है, तो ये जो डेल्टा ई है दिस इज टोटल एनर्जी। बात समझ आइए, मैकेनिकल एनर्जी इसकी दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे अब W की वैल्यू चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं तीनों चीज़ें निकाल लूंगा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ज़रा आप इस चीज़ डायग्राम को देखें ताकि मैं चेक कर लूँ कि फ्रेम के अंदर आ रहा है पूरा जी। ठीक हो गया, तो यहाँ तक ओके है बच्चे। अब हम W की वैल्यू निकालेंगे, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए अब W की वैल्यू के लिए मैंने हेडिंग लगाई है जी, वर्क डन एट अपर एंड। ये जो अपर एंड का मैं वर्क डन निकालूंगा, तो बेटा वर्क का फार्मूला आपको आता है, W इज इक्वल टू F डॉट D। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वर्क। डॉट प्रोडक्ट खत्म करें तो क्या आता है, F D इंटू कॉस थीटा। F D इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जरा देखें अपर एंड पे, ये डिस्प्लेसमेंट किधर को है, पानी आगे को जा रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। और जिधर को प्रेशर किधर को लग रहा है, इनवर्ड। ये पिछली लेयर अगली लेयर पे लगा रही है, तो जिधर को प्रेशर उधर को फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, फोर्स भी इधर को है। तो एंगल कितना था अपर एंड पे, देखें 0 डिग्री। तो पुट करवाएं जी, इधर मैं लिखूंगा बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री। थीटा इज 0 डिग्री, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, cos 0 1। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी, यानी कि cos 0 डिग्री 1 होता है ना, तो मैं W के साथ 1 लिखूंगा, F के साथ भी 1, D के साथ भी 1। 1 का मतलब पता है क्या है, कि ये अपर एंड के लिए है। अपर एंड में सबके साथ 1 1 आएगा, लोअर एंड में सबके साथ 2 2 आएगा। तो अभी सिर्फ हम अपर एंड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये W1 इज इक्वल टू F1 D1। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब बेटा आपको पता है ना, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, मैं इधर रेफरेंस दे रहा हूँ, प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, P1 F1 A1। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, F1 की। किसकी वैल्यू चाहिए, F1 की। तो पुट करवा दें जी, क्या आ जाएगी, W1 इज इक्वल टू F1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 A1। बात समझ आई, F1 की जगह पे क्या आ गया, P1 A1। कहां से आया, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है प्रेशर की। P इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और ये D1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फ्लूइड ने कितना फासला तय किया था, डेल्टा x1। तो मैं D1 की जगह पे डेल्टा x1 लिख सकता हूं। तो D1 की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा x1। ओके जी, यहां तक 9। अब ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू, तो इस डेल्टा x को मैं S का नाम दे सकता हूं कि कितना फासला तय हुआ है। तो बच्चे आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, W1 इज इक्वल टू P1 A1। इसको S समझ लें, S। तो S इज इक्वल टू VT, T की जगह पे हम लिख देंगे डेल्टा T। यानी कि इधर मैं लिख दूंगा 1। टाइम के साथ तो 1 नहीं ना आएगा, बिकॉज जितनी देर में पानी इंटर हो रहा है ना, जितनी टाइम में, उतनी देर में बाहर भी तो निकल रहा है। तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास अपर एंड का वर्क डन एट अपर एंड। W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल्टा T। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपने इस चीज को नोट कर लेना है। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, किसका, अपर एंड का। तो सिमिलरली हम वर्क डन किसके लिए निकालेंगे, लोअर एंड के लिए। बात समझ आ रही है। अब लोअर एंड में ना सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, यानी कि आप हेडिंग लगाएंगे फॉर लोअर एंड। अब बच्चे जरा गौर कीजिएगा, लोअर एंड के लिए दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि देखें ना, आप इस तरह लिखेंगे W इज इक्वल टू F डॉट D, डॉट खत्म करेंगे cos थीटा। थीटा कितना है, लोअर एंड पे जरा देखें 180 डिग्री।
और cos 180 क्या होता है -1, तो इधर माइनस आ जाएगा F2D2। तो ये सारी कैलकुलेशन आप ना करें, आना आंसर फिर भी यही है, बस आप रेफरेंस कोट करें कि एंगल थीटा कितना है 180 डिग्री, एंगल 180 है, 180 डिग्री की वजह से -1 आता है, तो आप थीटा 180 डिग्री है, उसके बाद आप लिखेंगे W2 इज इक्वल टू माइनस, और फिर ये सारा देखें, इधर P1 है तो इधर क्या आ जाएगा P2, A1 है तो इधर A2, इधर V1 है तो इधर V2, डेल्टा टी तो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि W1 वर्क पॉजिटिव है, W2 नेगेटिव है। मैंने आपको कहा कि आपकी मर्जी, आप बेशक ये सारे स्टेप दोबारा कर लें, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसी से W1 से W2 निकाला, माइनस की रीजन मैंने बता दिया कि एंगल की वजह से माइनस आया है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपने गौर किया, हमने कहानी कहाँ से शुरू की थी, इक्वेशन 1 से, W निकालना था ना, दिस इज टोटल वर्क, तो मेरे पास अपर एंड का और लोअर एंड का वर्क आ चुका है, तो दोनों को ऐड कर दें, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा जी आपके पास, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W इज इक्वल टू पुट करवाएं जी, W1 की वैल्यू क्या है P1A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है। W2 क्या है, माइनस है, माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस P2A2 V2 डेल्टा टी। ओके हो गया जी। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, मैं अब यहां से आपने बड़े गौर से देखना है कि मैं किस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं। अब ये जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, आपने भी इसको हाईलाइट कर लेना है, ये चीज। अब आप कहेंगे सर इस चीज का मतलब क्या है, अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जिसको हम कहते थे AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, याद है। मैं आपको थोड़ा सा रफ अमल पे लिख के समझा देता हूं, ये ना आप रफ अमल पे साइड पे नोट कर लीजिएगा, यानी कि मैं इधर पहले आपको लिख देता हूं, बिकॉज ये आप नीट में लिखेंगे AVT इज इक्वल टू कैपिटल V। ये जो कैपिटल V है ना, ये वॉल्यूम को शो कर रहा है कि एरिया, स्पीड और टाइम को जरब दें तो वॉल्यूम के इक्वल आता है। ये नीट आपने लिखना है। अब आपको अगर इस चीज की समझ नहीं आई, आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, यानी कि देखें ना जरा कि W इज इक्वल टू P1 AV, एरिया, स्पीड और टाइम, एरिया, स्पीड और टाइम, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए कैपिटल V लिखेंगे, माइनस P2 AV और T, एरिया, स्पीड, याद रखेंगे ये छोटा v स्पीड के लिए और बड़ा V वॉल्यूम के लिए, तो इस पूरे फैक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा कैपिटल V। अब अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आई, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कैसे आया है, तो मैंने असल में पिछले लेक्चर में ये चीज समझा तो दी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे यही लेक्चर डायरेक्ट सुनने के लिए आए हो, तो ये चीज कैसे आई है जरा रफ अमल पे पहले सीख ले। ये रफ अमल है जो अभी मैं करने लगा हूं, दिस इज रफ अमल, ठीक है। अच्छा जरा सुनिएगा बच्चे, याद है आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जिसको आप AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी कहते थे, ठीक है। तो AV एरिया का यूनिट क्या है, अब मैं इस चीज का जवाब दे रहा हूं कि ये चीज आई कैसे है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, स्पीड का मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब ओवर सेकंड, तो AV। तो मुझे बताएं कि ये मीटर क्यूब किसका यूनिट है, ये तो वॉल्यूम का है, तो मैं मीटर क्यूब की जगह पे वॉल्यूम लिख सकता हूं, और सेकंड किसका यूनिट है टाइम का, तो T डिवाइड रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये AVT इंटू कैपिटल V, तो यही तो मैंने इधर लिखा है। तो आई थिंक कि ये मैंने रफ अमल पे करके दिखा दिया है कि एरिया, स्पीड और टाइम की जगह पे वॉल्यूम कैसे आया है। तो ये अगर किसी बच्चे को समझ नहीं है तो आप ये चीज रफ अमल पे साइड पे नोट कर लेंगे पॉज करके, ओके। चले ये मैंने इसका जवाब दे दिया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी, वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू V,
ठीक है, ये जो मैं v के ऊपर 2 लाइनें डाल रहा हूँ ना, इसका मतलब है ये वॉल्यूम है। मैं इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक हो गया। अब बच्चे आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, डेंसिटी का फार्मूला, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। याद है आपको? मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो मुझे बताएं, इधर वैल्यू पुट करें, फिर क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू P1 माइनस P2। वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये V इधर आ जाएगा, रो नीचे चला जाएगा, तो वॉल्यूम की जगह पे आप M ओवर रो लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ आई कि नहीं आई? डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। V बाहर आ जाएगा, रो नीचे चला जाएगा, तो वॉल्यूम की जगह पे मैंने M ओवर रो लिख दिया है। लेकिन जी ये आपके पास टोटल वर्क डन आ चुका है, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू एम ओवर रो। तो ज़रा इक्वेशन नंबर 1 चेक करें, ये आपके सामने लिखी हुई है। वर्क डन आ गया। अब हमने पहले अपर एंड का वर्क डन निकाला, फिर लोअर एंड का, दोनों को ऐड करके इधर आ गए हैं। अब हमने क्या निकालना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आपको याद है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपको आता होगा, 1/2mv²। तो ज़रा देखें फाइनल कौन सी है? ये पानी यहां से चला था, यहां पे आया, तो ये V2 फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा 1/2mv2² माइनस 1/2mv1 का स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। तो mgh2 माइनस mgh1। तो लें जी, अब आपके पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, वर्क भी आ चुका है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ W, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज दिस इज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जरा आप इस चीज को नोट करें, फिर हम तीनों चीजों पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जी बेटा आपके पास वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे जी। तो क्या थी इक्वेशन नंबर 1? बताएं जी इक्वेशन नंबर 1। तो जी बच्चे इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी, आपको याद होगा, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही थी ना आपके पास इक्वेशन नंबर 1, आपको याद होगा। ठीक है बच्चे, तो अब आप क्या लिखेंगे? W की वैल्यू पुट करवाएं, ये आपके सामने लिखी हुई W की वैल्यू। तो W की वैल्यू आ जाएगी P1 माइनस P2 इंटू M ओवर रो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी? 1/2mv², तो V2 आ जाएगा 1/2mv², V1 आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। तो ठीक हो गया, मैंने तीनों वैल्यूज पुट करवा दी हैं। अब बच्चे राइट हैंड साइड से देखें आप क्या चीज कॉमन आ रही है? m कॉमन आ जाएगा ना, P1 माइनस P2 m ओवर रो। राइट हैंड साइड से देखें m कॉमन आ जाएगा, तो फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। तो m से m मैंने कॉमन ले लिया है, तो अब m से m कैंसिल हो जाएगा, तो m से m कैंसिल हो गया। तो बच्चे ये जो रो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2 इंटू रो डिवाइड हो रहा है ना, m से m कट गया, रो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। तो अब रो से मल्टीप्लाई करवा दें जी पूरी इक्वेशन को, तो P1 माइनस P2 1/2 रो सबके साथ रो आ जाएगा, 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो
V1 का स्केयर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। तो अब 1 वाली आप एक साइड पे कर दें, 2 वाली एक साइड पे कर दें, यानी कि ये देखें ना, इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है, इसके साथ भी 1, ये दोनों माइनस की हैं, इधर आके प्लस की हो जाएंगी। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी बेटा P1 प्लस ये माइनस वाली इधर आके प्लस की होगी 1/2 रो V1 स्केयर, वो माइनस वाली इधर आके प्लस की होगी रो जी H1 इज इक्वल टू माइनस P2 उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो जी H2। लें जी, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी एप्लीकेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, वेंचुरी रिलेशन, टोरिसेली थ्योरम, ठीक है, प्रेशर के दरमियान क्या फ़र्क है, ये इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगी, मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। फिज़िक्स के अंदर एक रूल है, हमेशा एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। फिज़िक्स के अंदर एक रूल है, हमेशा एक जैसी चीज़ें जमा होती हैं और एक जैसी चीज़ें माइनस होती हैं। अब अगर ये प्रेशर है तो फिर ये भी प्रेशर है, तो ये भी प्रेशर है। बच्चे ये 3 किस्म के प्रेशर का कॉम्बिनेशन है। ये हम इसको कह तो रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पर दिस इज नॉट अ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखें ना, आप जिस तरह की इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे है उसी तरह की राइट साइड पे है। तो आप ये लिख सकते हैं ना, P प्लस 1/2 रो V स्केयर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है जो चीज लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड पे है। तो मैं इसको कहता हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा, इस P का नाम है बच्चे, दिस इज अ स्टैटिक प्रेशर। इस P को मैं क्या कहता हूं, दिस इज स्टैटिक प्रेशर। और ये 1/2 रो V1 स्केयर, दिस इज कॉल्ड डायनामिक प्रेशर, ठीक हो गया। और ये जो रो जी H1 है, दिस इज कॉल्ड डेप्थ प्रेशर। बच्चे ये 3 किस्म के प्रेशर का मजमूआ है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, डेप्थ प्रेशर। स्टैटिक कहते हैं कि अगर लिक्विड रुका हुआ है तो उस वक्त भी वो तो अपना जो पाइप की दीवारों पे प्रेशर लगा रहा है, बात समझ आ रही, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। और मोशन की वजह से जो प्रेशर होगा उसको डायनामिक कहते हैं, डायनामिक का मतलब मोशन ही होता है ना। और जो हाइट की वजह से प्रेशर होगा H1 से H2 एंड दिस इज कॉल्ड डेप्थ प्रेशर। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा सर ये तो काइनेटिक एनर्जी, आप इसको कैसे प्रेशर कह रहे हैं? भाई सब्र करें, आपको पता है ना, देखें रो किसके इक्वल होता है मुझे बताएं। तो रो तो होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि आपने ये रेफरेंस कोड करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ऐसा होता है ना, मैस ओवर वॉल्यूम। तो इधर फिर क्या आ जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैस ओवर वॉल्यूम इंटू V1 स्केयर। ये एक भी बड़ा लिख रहा हूं, ये बड़े V का मतलब है वॉल्यूम, ठीक है, प्लस फिर रो की वैल्यू आप पुट करवा दें। रो का मतलब क्या, डेंसिटी, मैस ओवर वॉल्यूम इंटू GH1, ठीक हो गया। तो अब 1 2 मैं रहने देता हूं, ये देखे ना, ये 1 भी रहने देता हूं ताकि जनरल इक्वेशन हम डिस्कस कर लें। इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे है वही राइट पे है। अब मैंने देखे कि ये तो प्रेशर है, लेकिन 1/2 रो V1 स्केयर, इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी की बजाय मैंने कहा प्रेशर है, ये डायनामिक प्रेशर। सर आप कैसे प्रेशर कह रहे हैं? बच्चे ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आप देखें ना, मैंने रो की वैल्यू पुट करवाई है, ज़रा इस चीज़ पे गौर करें ना, जब मैंने रो की वैल्यू पुट करवाई है तो फिर ज़रा इस चीज़ को देखें, 1/2 mv स्केयर, ये क्या बन गई, ये तो बन गई काइनेटिक एनर्जी। और mgh, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखें आपकी डेफिनेशन भी तो यही है ना, डेफिनेशन भी यही है कि द सम ऑफ, अब ये डेफिनेशन मैंने सारा डेरिवेशन करवा दी, डायग्राम समझा दी, तो ये डेफिनेशन ही है जिसको मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसको लफ्जों में आपने खुद लिख लेना है, लफ्जों की शक्ल में आपने खुद लिख लेना है। मैं बोल देता हूं आपको, द सम ऑफ प्रेशर
सम का मतलब है जमा। द सम ऑफ प्रेशर 1/2 v स्क्वायर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और नीचे वाला v वॉल्यूम। द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। देखे ना, मैं इधर अगर लिखूं एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर। तो मीटर क्यूब, मीटर से मीटर कैंसल, तो ये तो Nm-2 नहीं बना, Nm-2, तो ये प्रेशर का यूनिट ही तो है। तो जरा ये इस बात पे तवज्जो करें ना आप कि काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का यूनिट तो जूल है, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, जूल किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के, मीटर से मीटर कैंसल, स्क्वायर ऊपर जाके, तो ये जो यूनिट है ये Nm-2 विच इज इक्वल टू पास्कल, ये प्रेशर का यूनिट है। तो पता चला ये 3 किस्म के प्रेशर का मजमू है, स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, डेप्थ प्रेशर। बात समझ आई। काइनेटिक एनर्जी नहीं कहना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे ना, द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस स्टेडी फ्लो इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस स्टेडी फ्लूइड है ना, ये आइडियल फ्लूइड की कंडीशन है, आइडियल फ्लूइड की, सादा लफ्जों में आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। तो बहरहाल जी 3 किस्म के प्रेशर हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड अ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड अ प्रेशर। तो आई होप कि मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। लेक्चर के बारे में फीडबैक बच्चे ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कर दिया करें, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें ताकि इम्प्रूवमेंट होती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।